एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सोशियोलॉजी के एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो यूजीसी नेट जेआरएफ, जीडीसी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी पीजीटी, एमपीपीएससी, आरपीएससी, सोशियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होने वाले सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हु कॉइन्ड द टर्म सोशियोलॉजी? समाजशास्त्र शब्द को किसने गढ़ा है? ऑप्शन ए है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी है ऑगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन सी है इमानुएल दुर्खिम और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? किसने समाजशास्त्र शब्द को गढ़ा था? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, ऑगस्ट कॉम्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कब इन्होंने ये दिया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी शब्द कब गढ़ा गया था? ऑप्शन ए है 1839, ऑप्शन बी है 1732, ऑप्शन सी है 1835 और ऑप्शन डी है 1650। तो बताइए समाजशास्त्र शब्द को किस वर्ष में क्वाइन किया गया था? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए, 1839। कहीं कहीं 1838 दिया रहता है, तो जो 1838 है ये ईयर सही है, पर कहीं कहीं 1839 भी दिया रहता है। अगर इन दोनों ऑप्शन में से आपको कोई भी ऑप्शन मिल जाए तो आप उसे टिक कर देंगे। सबसे पहले ऑगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी नाम दिया था। क्या दिया था? सोशल फिजिक्स नाम दिया था। पर जब इस शब्द का प्रयोग केटलर द्वारा कर लिया गया था तो उन्होंने इस शब्द को चेंज करके समाजशास्त्र शब्द दिया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोशियस शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए है जर्मन, ऑप्शन बी है लैटिन, ऑप्शन सी है ग्रीक और ऑप्शन डी है रोमन। तो बताइए जो सोशियस शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, लैटिन शब्द से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो सोशियस है, सोशियस और लोगोस से दो शब्दों से मिलकर बना है समाजशास्त्र। एक है सोशियस और दूसरा शब्द है लोगोस। ठीक है, जो ये सोशियस है वो लैटिन भाषा का शब्द है और ये लोगोस जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। तो एग्जाम में आप लोग कंफ्यूजन मत कीजिएगा, ग्रीक भी कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं कहीं यूनान भी लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर द वर्ड कंपोजिंग द टर्म सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? ऑप्शन ए समाज और समुदाय, ऑप्शन बी है समाज और विज्ञान, ऑप्शन सी है सोशियस और लोगोस और ऑप्शन डी है सोशियस और विज्ञान। तो बताइए किन दो शब्दों को मिलाकर सोशियोलॉजी शब्द बना है? अभी मैंने आपको तुरंत बताया है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, सोशियस एंड लोगोस। जो सोशियस शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है और जो लोगोस है वो ग्रीक या यूनान भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये 5 है, डिजिटल समाज में सोशल फैक्ट किसे माना जा सकता है? ऑप्शन ए है व्यक्तिगत भावनाओं को, ऑप्शन बी है व्यापक सोशल ट्रेंड्स को, ऑप्शन सी है निजी पसंद को और ऑप्शन डी है जैविक गुण को। तो बताइए सोशल फैक्ट किसे मान सकते हैं? दुर्खिम ने सोशल फैक्ट किसे कहा था? तो दुर्खिम ने सोशल फैक्ट आत्महत्या, सुसाइड को दुर्खिम के द्वारा सोशल फैक्ट माना गया था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, व्यापक सोशल ट्रेंड। ब्रॉड सोशल ट्रेंड्स क्या है? ये एक सोशल फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियो फंक्शनलिज्म किस पर विशेष जोर देता है? न्यू फंक्शनलिज्म मतलब नौ प्रकारवाद। ऑप्शन ए है संघर्ष पे, ऑप्शन बी है संरचना पे, ऑप्शन सी है एकीकरण पर और ऑप्शन डी है विचरण पर। तो बताइए न्यू फंक्शनलिज्म किस पर ज़्यादा जोर देता है और नौ प्रकारवादी हम किन्हें मानते हैं? ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। नौ प्रकारवादी सिद्धांतकार कौन है? तो इसका जो मेन फोकस है वो है एकीकरण, इंटीग्रेशन पे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और न्यू फंक्शनलिज्म नौ प्रकारवादी कौन है? ये है आपके अलेक्जेंडर। कौन है? अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्स्टहैम मेथड किस शोध में अधिक उपयोगी होता है? ऑप्शन ए है डिजिटल एथनोग्राफी में, ऑप्शन बी है सर्वेक्षण में, ऑप्शन सी है सांख्यिकी विश्लेषण में,
और ऑप्शन डी है प्रयोग में। तो बताइए फर्स्ट हैंड मेथड मतलब व्याख्यात्मक शोध किसमें उपयोगी होता है, और फर्स्ट हैंड मेथड बताइए किसके द्वारा दिया गया था, किस राइटर के द्वारा। तो ये दिया गया है मैक्स वेबर के द्वारा। किसके द्वारा? मैक्स वेबर। तो ये किसके लिए उपयोगी? ये डिजिटल एथनोग्राफी के लिए उपयोगी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनोमी आज के यूथ में किस संदर्भ में दिखती है? ऑप्शन ए अधिक रोजगार के रूप में, ऑप्शन बी है बेरोजगारी और भ्रम के रूप में, ऑप्शन सी है धार्मिक एकता के रूप में, और ऑप्शन डी है पारिवारिक संरचना के रूप में। तो बताइए एनोमी, एनोमी मतलब नियमहीनता आज के युवा में किस संदर्भ में हम देख सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड कंफ्यूजन, बेरोजगारी और भ्रम के रूप में देख सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबलाइजेशन किस प्रवृत्ति को बढ़ाता है? ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। ऑप्शन ए है केवल समानता को, ऑप्शन बी है केवल विविधता को, ऑप्शन सी है हाइब्रिड संस्कृति को, और ऑप्शन डी है अलगाव को। और ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था ये भी मुझे बताइएगा। इससे जुड़े ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण से जुड़े राइटर कौन कौन से हैं? तो ग्लोबलाइजेशन जो वैश्वीकरण होता है वो हाइब्रिड संस्कृति को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और ग्लोबलाइजेशन से जुड़े राइटर्स जो हैं वो हैं एंथोनी गिडेंस हो गया, रॉबर्टसन हो गया, जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन पर काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में कास्ट मतलब जाति की क्या भूमिका होती है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में? ऑप्शन ए महत्व घट रहा है, ऑप्शन बी है एक प्रमुख पहचान है, ऑप्शन सी है ग्रामीण क्षेत्र तक सीमित होता है, और ऑप्शन डी है केवल आर्थिक मुद्दा है। तो बताइए जो पहचान राजनीति होती है वो जाति में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाती है? तो ये मेजर पहचान होती है। आजकल देखिए जाति के नाम पर ही पॉलिटिक्स की जाती है कि हम इस धर्म के हैं तो हम इसका समर्थन करेंगे, या हम उस धर्म के हैं तो उसका समर्थन ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होती है? एक प्रमुख पहचान होती है किसमें? राजनीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉल्स कॉन्शियसनेस आज कहाँ दिखती है? ऑप्शन ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में, ऑप्शन बी है स्कूल शिक्षा में, ऑप्शन सी है कृषि शिक्षा में, और ऑप्शन डी है न्याय प्रणाली में। तो बताइए इन्फ्लुएंसर्स हैं फॉल्स कॉन्शियसनेस या स्कूल शिक्षा, कृषि क्षेत्र या न्याय प्रणाली, कौन है झूठी मिथ्या चेतना? तो हमें कहाँ देखने को मिलती है? हमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में देखने को मिलती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्यों? अगर देखिए तो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो कैसा अपना जीवन दिखाते हैं, कितना अच्छा दिखाते हैं। वो एक आम जिंदगी से हटकर एक इतना ज़्यादा भव्य जिंदगी दिखाते हैं कि मेरी लाइफ ऐसी है, गाड़ी है, घर है, पर अगर सच्चाई देखी जाए तो वो उससे बहुत अलग होती है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी आधुनिक उत्तर आधुनिक समाज किसकी आलोचना करती है? ऑप्शन ए छोटे सिद्धांत की, स्मॉल नैरेटिव्स की, ऑप्शन बी है ग्रैंड नैरेटिव्स की, बड़े महान सिद्धांत की, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत अनुभव पर्सनल एक्सपीरियंस की, और ऑप्शन डी है सांस्कृतिक विविधता की, कल्चर डाइवर्सिटी की। तो बताइए उत्तर आधुनिक समाज किसकी आलोचना करता है? तो ये बड़े महान सिद्धांत की, ग्रेट जो नैरेटिव्स होते हैं ग्रैंड, उनकी आलोचना करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ग्रेट नैरेटिव्स की बात किसके द्वारा की गई है? ये आपके ल्योतार के द्वारा की गई है। ल्योटार्ड भी कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं ल्योतार लिखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज कास्ट मोबिलिटी मतलब जाति गतिशीलता किन कारणों से सीमित है? ऑप्शन ए खुले बाजार के कारण, ऑप्शन बी है सामाजिक नेटवर्क कारण,
ऑप्शन सी है डिजिटल प्राइवेसी के कारण और ऑप्शन डी है नई भाषा के कारण। तो बताइए जाति गतिशीलता किन कारणों से सीमित है। तो ये सामाजिक नेटवर्क्स के कारण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्बनाइजेशन किसको कमजोर करता है, मतलब नगरीकरण किसको कमजोर करता है। ऑप्शन ए दिया है ग्रामीण मूल को, ऑप्शन बी लिया है डिजिटल कौशल को, ऑप्शन सी है शिक्षा स्तर को और ऑप्शन डी है सांस्कृतिक विविधता को। तो बताइए अर्बनाइजेशन किसको कमजोर करता है। तो ये ग्रामीण मूल्यों को कमजोर करता है, क्योंकि जब अर्बनाइजेशन होता है, नगरीकरण होता है, तो लोग गांवों से शहरों की ओर भागते हैं। किसके लिए, रोजगार के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलोगोरिथमिक बिहेवियर किसका नया रूप है। ऑप्शन ए सामाजिक एकता का, ऑप्शन बी है सामाजिक नियंत्रण का, ऑप्शन सी है वर्ग संघर्ष का और ऑप्शन डी है सामाजिक विचलन का। तो बताइए एल्गोरिथमिक बिहेवियर किसका नया रूप है। तो ये सामाजिक नियंत्रण सोशल कंट्रोल का नया रूप है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइग्रेशन से कौन सा बदलाव आता है। माइग्रेशन मतलब प्रवास से। ऑप्शन ए है संयुक्त परिवार मजबूत होता है, ऑप्शन बी है नाभिकीय परिवार बढ़ते हैं, ऑप्शन सी है ग्रामीण संस्कृति बढ़ती है और ऑप्शन डी है धार्मिक अनुष्ठान बढ़ते हैं। तो बताइए जब माइग्रेशन होता है, प्रवास होता है, तो क्या बदलाव आता है सोसाइटी में। तो इससे क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली बढ़ती है, राइज ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज, नाभिकीय परिवार बढ़ते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म जेंडर नॉर्म्स को कैसे प्रभावित करता है। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं वो जेंडर जो लिंग मानक होते हैं उनको किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए समाप्त कर देते हैं, ऑप्शन बी मजबूत करते हैं, ऑप्शन सी अनदेखा करते हैं और ऑप्शन डी केवल बदलते हैं। तो बताइए वो जेंडर नॉर्म्स को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे आपका सोशल मीडिया हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, तो ये क्या करते हैं, इन्हें मजबूत करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कास्ट क्लास एंड पावर किसकी रचना है। ऑप्शन ए है ए आर देसाई की, ऑप्शन बी है आंद्रे बेतई की, ऑप्शन सी है एम.एन. श्रीनिवास की और ऑप्शन डी है एरावती कर्वे की। तो बताइए कास्ट क्लास एंड पावर इनमें से किसकी पुस्तक है। तो ये जो पुस्तक है वो है आंद्रे बेतई की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोकाल्ट के अनुसार पावर मतलब शक्ति, नॉलेज मतलब ज्ञान किस में दिखता है। ऑप्शन ए है मंदिर व्यवस्थाओं में, ऑप्शन बी है सर्विलांस टेक्नोलॉजी में, ऑप्शन सी है खेल संस्कृति में और ऑप्शन डी है फैशन उद्योग में। तो बताइए पावर और नॉलेज किस में दिखता है। फोकाल्ट की एक प्रमुख पुस्तक है, क्या है, डिसिप्लिन एंड पनिश। एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है, ये किसकी पुस्तक है। तो ये सर्विलांस टेक्नोलॉजी में दिखता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नए सोशल मूवमेंट की विशेषता क्या है। नए सोशल मतलब नए सामाजिक मूवमेंट की क्या विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए है एक लीडरलेस होना, मतलब नेताहीन होता है, ऑप्शन बी है हिंसक होता है, ऑप्शन सी है केवल वर्ग आधारित होता है और ऑप्शन डी है सरकारी होता है। तो बताइए जो एक नए सामाजिक आंदोलन होते हैं इसकी क्या विशेषता देखी गई है। ये एक नेतृत्वहीन होता है, मतलब इसमें जो लीडर कोई एक व्यक्ति नहीं करता, हर एक व्यक्ति इसमें लीडर होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और जो सोशल मूवमेंट जो पहले होते थे उसमें एक लीडर होता था, उसके द्वारा आंदोलन किए जाते थे, पर जो नए
सामाजिक आंदोलन होते हैं, इसमें कोई स्पेशल एक लीडर नहीं होता, सभी जितने लोग भाग लेते हैं सब अपना अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, लीडरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज राजनीति में धर्म की भूमिका कैसी है? ऑप्शन ए है कम होती है, ऑप्शन बी है अधिक सक्रिय है, ऑप्शन सी है समाप्त है, और ऑप्शन डी है केवल ग्रामीण में धर्म की भूमिका दिखती है। तो बताइए आज जो पॉलिटिक्स होती है उसमें रिलीजन की क्या भूमिका होती है? तो ये क्या है? अधिक सक्रिय है, मोर एक्टिव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिजिटल समुदाय किस प्रकार का कैपिटल बनाता है? ऑप्शन ए आर्थिक पूंजी बनाता है, ऑप्शन बी है सामाजिक पूंजी बनाता है, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक पूंजी, और ऑप्शन डी है धार्मिक पूंजी। तो बताइए जो डिजिटल समुदाय है वो किस प्रकार के कैपिटल बनाते हैं? और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पूंजी की बात किस राइटर्स के द्वारा की गई है? तो ये की गई है आपके पियरे बोर्दुई के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सामाजिक पूंजी, सोशल कैपिटल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा किस प्रकार इनइक्वालिटी रिप्रोड्यूस करती है? जो शिक्षा होती है वो किस प्रकार असमानता को बढ़ावा देती है? ऑप्शन ए समान अवसर देके, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक पूंजी के रूप में, ऑप्शन सी है औद्योगिक विकास के रूप में, और ऑप्शन डी है डिजिटल शिक्षा के रूप में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये कल्चरल कैपिटल के रूप में क्या करती है? इनइक्वालिटी को बढ़ावा देती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करती है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। कल मिलते हैं हम इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।